हम सबको पता है कि वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। वो एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे हमारे घर में जो सेल होते हैं उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको पंखा चला के मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। तो क्या ऐसे ही हम वर्क को भी एनर्जी में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, स्पेशली जब हम बात कर रहे हो कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो क्या होते हैं ये कंजर्वेटिव फील्ड? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड। सुना सुना लग रहा होगा नाम। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो होता क्या है, जब हम किसी कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क करते हैं तो वो वर्क वेस्ट नहीं होता, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करूं तो वो वर्क उस फील्ड की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहा हूं तो कुछ अलग नाम तो देना पड़ेगा। डन। तो एक चीज तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और एक ये इसको ऐसे यू से बताते हैं, कैपिटल यू से, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, इसको डेल्टा यू से बताते हैं। इसका मतलब होता है डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखने से लग रहा होगा कि ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग है। ये किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। ये यहां का पॉइंट, ये यहां का पॉइंट। अगर मैं किसी चीज को, सिस्टम को यहां से यहां लेके जा रहा हूं, मान लो ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो मुझे यू बी माइनस यू ए करना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यही अभी काम आने वाला है। पेशेंटली सुनो इस चीज को। अब अगर मैं इस ए पॉइंट को इनफाइनाइट पे ले जाऊं, जो कोई फील्ड होगा तभी तो वर्क डन हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस पॉइंट को मैं इनफाइनाइट ले जाऊं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना, ये पॉइंट यहां से हटाऊं और इसको मैं ले गया इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ले जाने के बाद यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां असर ही नहीं कर रहा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो मैं किसके अगेंस्ट वर्क डन करूं? कुछ है ही नहीं। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। तो यूए कितना हो जाएगा? जीरो। तो उस केस में डेल यू इज इक्वल टू डेल बी माइनस जीरो, मतलब डेल बी। मैं एक चीज समझा कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसमें कैच है। वो कैच ये है कि इनिशियल पोजीशन जो है बहुत दूर होनी चाहिए, या ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, ताकि हम हमेशा क्या माइनस कर रहे हो? जीरो कर रहे हो माइनस। तो किसी में से जीरो माइनस करूंगा तो वही तो बचेगा। समझ में आती है बात? तो क्या हमारे घर का राज चल रहा है? क्या हम इनफाइनाइट पे जा जाके करेंगे? ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये सेकंड चैप्टर का कंसेप्ट है कि हम इनफाइनाइट से लेके आते हैं किसी सिस्टम को सोच के कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। लेकिन डायपोल के केस में भी क्या यही होगा क्या? ये मैं आपको समझाता हूं अभी। देखो एक बार फिर से समझते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी चार्ज को, मान लो ये चार्ज क्यू है, इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इनफाइनाइट से यहां तक लेके आया, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी। ये वी क्या है? पोटेंशियल। नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। ऐसा समझो कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो यहाँ का कुछ पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल के अगेंस्ट हम लेके आ रहे हैं क्यू इंटू वी। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो यहां तक लाने का जो वर्क होता वो होता डब्ल्यू इज इक्वल टू, विद साइन लो, और ये ऐसा। ये भी डेल्टा वी होता है वैसे, पर क्यू इंटू वोल्टेज। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वोल्टेज, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वोल्टेज, लेकिन यहां पर माइनस चार्ज है तो ऐसा आ गया। तो हमें समझ में आया कि जब किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ। ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब चार्ज आएगा तो वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। यह हमें समझ में आ रहा है। तो क्या डायपोल के केस में भी यही होगा? देखो, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मतलब दो चार्जेस, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। अकेला चार्ज डायपोल नहीं होता और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस पोलैरिटी अलग अलग होती है। तो जब इस चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आया तो वर्क डन किया प्लस का क्यूवी, इस चार्ज को लेके आया इनफाइनाइट से तो वर्क डन किया माइनस का क्यूवी। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? प्लस क्यूवी और माइनस क्यूवी मिला के कितना हो गया? जीरो। मतलब किसी डायपोल को मैं इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊं
तो भी वर्क डन क्या हो सकता है, जीरो। इस केस में जो डायपोल ऐसे रखा हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। मतलब जब किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर एक डायपोल को रखा हुआ है -q + q, उस केस में ही सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, जबकि हम इस पे वर्क करते हुए लाए हैं इसको, तो भी, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि क्या अगर इस डायपोल को मैं ऐसे रख देता, तो क्या इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो जाती, हो जानी चाहिए थी ना, एक चार्ज अगेन माइनस है एक चार्ज अगेन प्लस है। तो ये कंसेप्ट आपको इसलिए समझ में नहीं आया होगा क्योंकि अभी आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नहीं पढ़ी है। मैं बिल्कुल थोड़ा सा हिंट देता हूं, उसको बिल्कुल नॉर्मली समझना कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेसेस हम बना सकते हैं, उन सभी सरफेसेस पे पोटेंशियल सेम होता है। जैसे अगर इस सरफेस का पोटेंशियल V1 है तो पूरी सरफेस का पोटेंशियल V1 होगा, इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल V2 होगा, इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल V3 होगा, और ये इस तरीके से होगा कि V3 ग्रेटर देन होगा V2 ग्रेटर देन V1। जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते जाओगे, चार्ज को लेके जाते जाओगे, उतना ही तो वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, लेकिन इस पूरी सरफेस का सेम है। तो जब डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही तो रखा हुआ है, यहां का पोटेंशियल अगर V है तो यहां का भी क्या होगा, V। और देखो दोनों जगह मैंने क्या लिया, V ही लिया, ना V1 लिया ना V2 लिया। अगर मैं V1 V2 लिख भी देता तो V1 इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ता मुझे, यहाँ पर V2 लिखना पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इस पोजीशन के अलावा अगर इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी और ओरिएंटेशन में रखा हुआ है तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझते हो इस बात को? तो हमें वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस या वो पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब तक जो भी मैंने समझाया, अगर उसमें थोड़ा सा भी हायर लेवल गया हो, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा भी ऊपर गया हो तो समझो कि जब भी हम किसी कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क करते हैं तो वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एज अ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ऐसे ही हमारे पास एक डायपोल है, इस डायपोल पे हम वर्क करेंगे। डायपोल पे वर्क करना मतलब डायपोल को हम रोटेट करेंगे, याद आया, टॉर्क लगाएंगे इस पर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रोटेट करने में जो वर्क किया गया वो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं कि अगर ये डायपोल कितना एंगल बना रहा है, मान लो ये डायपोल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पर हमने पूरा निकाला था, फिर डेल्टा थीटा करा था, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया था, वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ऐसा निकल के आया था। ऑल्दो फॉर्मूला पहले ऐसा था, माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये वर्क डन बाय अस था, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन था, ये फील्ड की वजह से वर्क डन नहीं था। उसको फिर मैंने बताया था कि माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो फील्ड का वर्क डन आएगा, पिछला वीडियो जरूर से देख लेना, वरना सच में ऊपर से जा रहा होगा। तो ये वर्क डन है, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होने वाला है। तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, यहां पर हम लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जिसको ये लग रहा हो अगेन ऊपर से जा रहा है, बहुत सिंपल चीज करनी है। क्या करनी है, डेरिवेशन आता है तो, कि जब भी आपको वर्क से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बहुत इजी प्रोसेस है। अच्छा क्या प्रोसेस है, यही वर्क तो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो एक स्टेप तो ये लिखी, cos θ2 माइनस cos θ1, उसके बाद θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री और θ2 इक्वल्स टू थीटा लिख दिया। मतलब हम इस डायपोल को कहां से कहां घुमा रहे हैं, थीटा से नहीं घुमा रहे, ऐसे इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले कैसे रखा था, ये 90 डिग्री पे रखा था, ये रखा था ऐसे 90 डिग्री पे रखा था, फिर इसको ऐसे घुमा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसको थीटा पे घुमा दिया ऐसा। पहले 90 था, अब इसको थीटा पे घुमा दिया।
अब जिसको ये लगे कि हमें कैसे पता कि थीटा 1 को 90 डिग्री लेना है और थीटा 2 को थीटा ही लेना है, पहले मैं एक बार इसकी वैल्यू डालता हूं। जब थीटा 1 को 90 डिग्री लूंगा, वैसे इसमें भी लिख सकता हूं, देखो इस वाले ऊपर वाले में, क्योंकि हमें फाइनली तो वही बनाना है। तो थीटा 1 को जब 90 डिग्री लिखूंगा तो cos 90 0, और थीटा 2 तो थीटा ही है, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, और u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। जिनको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी हो, उनको बोर्ड में जब ये आएगा तो क्या करना है, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट्स इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखेंगे वो, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या लिखेंगे, पुटिंग थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, ये लिखेंगे, ये आंसर आ गया, खत्म। लेकिन जिनको सच में इस कंसेप्ट को जानना है ना, उसको बताने के लिए मैं कर रहा हूं। तो यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल करते हैं, ठीक है। अब मान लो हम इसको थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क डन लिखेंगे हम थीटा 1 से थीटा 2, ये लिखा मैंने वर्क डन इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखा, ये वाला वर्क डन, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ऐसे इक्वल्स टू यू फाइनल थीटा 2 माइनस थीटा 1, इनिशियल तो थीटा 1 ही था, देन उसको थीटा 2 तक ले गए। अब हमें दोनों की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होना जरूरी है, ये प्रॉब्लमेटिक बात हमारे सामने आ गई। ओके, कैसे पता करें इसको? तो जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, हम डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे। मतलब एक डायपोल जो है थीटा एंगल बना के बैठा हुआ है, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो एक्चुअली में हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन उसमें इनिशियल वाली एनर्जी को क्या लेना है हमें, जीरो। मतलब यहां पर मुझे क्या करना है, इस एनर्जी को जीरो ले लेना है, इसको जीरो में कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे कन्वर्ट करें, मतलब समझो कि हम एक डायपोल को इनफाइनाइट से लेके आए, तो इनफाइनाइट पे तो चलो उसकी एनर्जी जीरो थी, वो वाली नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद उसकी एनर्जी जीरो कब हो सकती है, जब वो नॉर्मल हो, 90 डिग्री पे हो। समझे थे उस कंसेप्ट को हम, एक चार्ज ऊपर प्लस का, एक माइनस का, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रखे हुए, तो इस केस में भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, ताकि हमें रेफरेंस मिल जाएगा। जैसे एक और चीज बताऊं कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं एमजीएच वाला, तो इस हाथ से एच ऊपर ले गया तो मैं बोलता हूं एमजीएच, लेकिन ये हाथ भी तो ऑलरेडी ऊपर है, तो इसको तो मुझे H1 बोलना चाहिए था, mgh1 mgh2 डिफरेंस निकालते तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता, लेकिन इसको अगर मैं जीरो रेफरेंस मान लूं तो मैं mgh बोल लूंगा। वैसा ही है कि u थीटा 1, मतलब थीटा 1 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, थीटा 1 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो तभी हो सकती है जब ये थीटा 1 क्या हो, 90 डिग्री हो। तो यहाँ थीटा 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, इस थीटा 1 की जगह क्या लिख दिया, 90 डिग्री। समझो बात को कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे, तो वो तब है जब मुझे एक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करना है, तो वो इसको कर दिया इनिशियल वाले को जहां से घुमा रहे हैं, तो ये तभी हो सकती है जीरो जब ये 90 डिग्री बना रहा हो, मतलब थीटा 1 कितना हो, 90 डिग्री, ये थीटा 2 है, जो थीटा घुमाया गया ये थीटा 2 है, और ये पहले वाला एंगल है थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर रखा हुआ था डायपोल, तो थीटा 1 ये 90 डिग्री होगा, तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो इसलिए यहां से निकल के ये आया। थीटा 2 की जगह क्या लिखना है, थीटा, तो पीई माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू यू थीटा 2, और थीटा 2 क्या है, थीटा ही तो है, तो थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस पीई कॉस थीटा है, और u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, वर्क जैसे, क्योंकि वर्क ही तो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है वर्क में, ml2t-2। डन, कुछ कुछ तो समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था वो, इसीलिए कंफ्यूज हुए। अगर मैं आता स्टार्ट करता सीधा आके कि बस ऐसे ऐसे वर्क लिखो और याद रख लो बस कि थीटा 1 90 डिग्री होता है, थीटा 2 थीटा होता है, बहुत खुश होते आप। ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए जो बताया है, ये किसी वजह से बताया है मैंने, लेकिन इसको थोड़ा एब्जॉर्व करने की कोशिश करो कि क्यों 90 डिग्री से लिया गया। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज डिफाइंड एज व्हेन डायपोल is rotated in an electric field from normal,
टू एनी एंगल, उसमें लिखा होता है साफ साफ कि नॉर्मल से घुमा रहे हैं तब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, तो यहां मैंने वो समझा के बताया आपको। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, तब और क्लियरिटी आएगी। पहले एक और चीज मैं बता दूं इसकी, कि ये इस वाले से भी कुछ स्पेशल चीजें बनती है। मैंने टॉर्क पढ़ाया था, तब आपको बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी से समझ में आएगा, तो ये मैं बताता हूं। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब या तो आपको डायरेक्टली बोल दें कि नॉर्मल से घुमाया गया है, या कुछ भी ना बोले। इसलिए इस कंडीशन को, जब डायपोल 90 डिग्री पे रखा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और डायपोल ऐसे रखा होगा ना जब, तो उसको स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं ऐसे। ये स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ डायपोल है। जब कुछ भी ना बोला जाए तो आपको मानना है कि यहीं से रोटेट कराना चालू किया गया था उसको। जैसे जब एक पॉइंट चार्ज को लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमेशा मानते हैं कि इनफाइनाइट से ला रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ऐसे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो इसी ओरिएंटेशन पे होती है, तो इसको भी यही माना जाता है। ठीक है, बाकी एक बार इसका फायदा उठाया था उन्होंने एग्जाम में, वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन, पर जनरली 99% आपको यही मानना है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, सिंपल। ओके, अब इस पे बेस्ड कुछ चीजें हम समझते हैं, स्पेशल केसेस लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, इसमें जो थीटा एंगल है ये P मतलब डायपोल मोमेंट, ये रहा डायपोल मोमेंट, इसके बीच का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं। देखो यहां पर थीटा कितना होगा, P और E के बीच में 0 डिग्री। यहां पर थीटा कितना है, ये रहा P और E 90 डिग्री, और यहां पर थीटा जो है P इस डायरेक्शन में अपोजिट, और ये 180 डिग्री। अब मैं वैल्यूज डालना चालू करूं, मान लो इसका डायपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है 1, तो माइनस पी आंसर आया। यहां पर cos 90 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और यहां पर cos 180 माइनस 1 होता है, और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस पी आंसर आएगा, इस तरीके से। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, कोई भी बता पाएगा सबसे ज्यादा जो है ये है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, मिनिमम कौन सी होगी, ये वाली या ये वाली, ये वाली, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर माइनस कमी को दिखा रहा है ना कि डायरेक्शन को, तो जीरो से भी कम है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मिनिमम है। इसलिए ये जो सिस्टम है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसको बोला गया था स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहां पर इसको बोला गया था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। अच्छा, इसका एक और केस बन सकता था, ऐसे नीचे की डायरेक्शन में भी ऐसा 270 डिग्री एंगल बनाता, तब भी वो तो पोटेंशियल एनर्जी उस कंडीशन में भी जीरो ही होती है उसकी, मतलब डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, ये वाला केस भी। ये तीनों चीजें समझ में आ रही है बहुत अच्छे से कि कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, कब मैक्सिमम है। आपसे पूछा जाए कि एक डायपोल है, उसका डायपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 180 डिग्री होना चाहिए। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो कि जब एक डायपोल को उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इन तीनों ही केसेस में, इन तीनों केसेस में हमेशा फोर्स तो कितना है डायपोल पे, जीरो है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर फोर्स हर कंडीशन पे इस पे क्या है, जीरो है। हाँ, टॉर्क चेंज हो रहा है, यहाँ पर टॉर्क इस पर मैक्सिमम है, और यहाँ पर दोनों कंडीशन में टॉर्क जीरो है। ऐसे बहुत घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे तो मैं नहीं करा पाऊंगा इस छोटे से लेक्चर में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। हमने कल वर्क डन निकाला था एक डायपोल को स्टेबल से अनस्टेबल, अनस्टेबल से स्टेबल में घुमाने के लिए, तो आज अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूं तो भी आंसर आना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल टू अनस्टेबल मतलब ऐसा रखा हुआ है, इसको ऐसे घुमाया 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री घुमाया, तब ऐसा हो पाएगा। मतलब पूरा 180 डिग्री का रोटेशन जब हम देते हैं तो हमें याद है आंसर आया था प्लस का 2pe, जो अभी भी आना चाहिए। तो वर्क डन W इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबल से वो कैसा हो गया, अनस्टेबल, तो प्लस Pe माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस का Pe माइनस Pe, तो कितना हो गया, प्लस का 2p। अरे आ गया तो आंसर। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर वर्क डन बाय सिस्टम पूछा, मतलब वर्क डन बाय फील्ड पूछा जाए, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो एक फॉर्मूला आपको हमेशा रटाया जाता है,
ये फॉर्मूला रटाया जाता है कि अगर कंजर्वेटिव फील्ड आ जाए तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब बात आए फील्ड की, वो भी अभी हम समझते हैं कैसे। जब मेरा वर्क डन पॉजिटिव है तो फील्ड का वर्क डन कैसा होगा, 0 से 180 जाने में नेगेटिव होगा। तो इस कंसेप्ट से आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अभी ट्राई करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखने वाला था, लेकिन माइनस का साइन है तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करूंगा। यू इनिशियल कितनी है, माइनस की पी, माइनस इनिशियल कितनी है, मतलब ये प्लस का पी, तो ये साइन चेंज करेगा नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2p। तो समझ रहे हो, या तो यहां डायरेक्ट में माइनस का मल्टीप्लाई करता तो भी आंसर आता, और एक इस फॉर्मूले से भी मैंने आपको समझा दिया है। अब जरा इस क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p वेक्टर इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये स्टेबल पोजीशन पे रखा हुआ है। अब हम समझ चुके हैं स्टेबल और अस्तबल अनस्टेबल पोजीशन क्या क्या होती है। ये स्टेबल है जिसमें थीटा 0 डिग्री होता है, दोनों पैरेलल होते हैं, ठीक है। इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इसको थीटा डिग्री से रोटेट किया गया। एक और डायग्राम बना रहा हूं, मान लो इसको ऐसा कर दिया तो ये हो गया थीटा, थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा और थीटा 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकता हूं। इसको इतना ही रोटेट किया गया बस थोड़ा सा। फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने थीटा घुमाया है तो सीधा सीधा आंसर आना चाहिए -p cos थीटा। मारो टिक, क्योंकि थीटा घुमाया ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में जो इनिशियल पोजीशन ली गई है वो स्टैंडर्ड नहीं ली गई। पड़ गया चक्कर। अब जो ये लेक्चर चालू हुआ था उसको जिसने स्किप कराया ना, ये भूल जाओ कि उसको समझ में आने वाला है। पुराना वापस देखो रिपीट करके जहां से लेक्चर चालू किया है, तब ये चीज समझ में आएगी कि यहां पर स्टैंडर्ड पोजीशन की बात नहीं करी गई है। मतलब थीटा 1 को 90 डिग्री नहीं लिया गया है, थीटा 1 को 0 डिग्री लिया गया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की गई है। तो मुझे तो बस एक ही कंसेप्ट लगाना है कि गंगाधरी शक्तिमान है, वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। डन। तो यहां पर इनिशियल क्या है एनर्जी, क्या निकालना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो वर्क डन क्या करूं मैं, वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहां पर ये डेल यू ही चलेगा क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, स्टैंडर्ड पे होता तो 0 होती हो, ये यही निकालना पड़ेगा। तो पीई तो ठीक है लिख दिया हमने, cos थीटा 1 cos थीटा 1 cos 0 1 माइनस cos थीटा 2 थीटा cos थीटा इक्वल्स टू डेल यू। तो ये वाला पी 1 माइनस cos थीटा समझ में आया। तो इसलिए इतनी मेहनत करी थी इनिशियली में, क्योंकि यहां पर इसको स्टैंडर्ड ऐसा नहीं लेके इसको ऐसा कर रखा है। उनकी मर्जी, वो अनस्टेबल में भी दे देते, वो ऐसा भी दे सकते थे कि इनिशियल जो डायपोल है 60 डिग्री एंगल बना के रखा हुआ है, अब उसको थीटा से घुमाया तो जिस भी एंगल पे रखा हुआ था उसको थीटा 1 लेना है और जहां घुमाया उसको थीटा 2 लेना है। डन। तो आपको हमेशा वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है, पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वही होगा पोटेंशियल एनर्जी। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p वेक्टर acquires a position such that the angle between p वेक्टर मतलब डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा, थीटा एंगल पे है वो। assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when theta equals to 90 degree, assuming that क्या होता ही है वो तो, then torque and u मतलब potential energy of the dipole। तो यहां पर इन्होंने स्टैंडर्ड की बात की गई है, स्टैंडर्ड पोजीशन की बात करिए, और स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है -pe cos थीटा। और स्टैंडर्ड पोजीशन तब होती है जब वो 90 डिग्री एंगल बना रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कुछ इस टाइप से, ये p वेक्टर ये e वेक्टर 90 डिग्री एंगल, और इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होता है, pe होता है। क्या पूछा है, टॉर्क। खैर यहां तो अब तो ये तो इनिशियली रखा हुआ था, इन्होंने थीटा पे घुमा दिया, तो थीटा पे जब घूमेगा तो टॉर्क का फॉर्मूला भी हमें पता है, पी साइन थीटा। तो हमने सबसे पहले तो इसको देखा कि ये -p cos थीटा आना चाहिए, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात की है। तो पोटेंशियल एनर्जी बाद में लिखा है -p cos थीटा -p cos थीटा, ये दोनों तो गए, c वाला गया d वाला गया, इन दोनों में हो सकता है ये भी सही है ये भी सही हो लग रहा है। अब हमने देखा टॉर्क, टॉर्क में तो साइन थीटा आता है, कॉस तो आता ही नहीं है, इसमें तो कॉस आ रहा है, तो ये वाला। तो जिसको भी थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उसने टिक किया होगा इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज q चार्ज है उस पे,
एंड इट्स डायपोल मोमेंट इज पी वेक्टर, ठीक है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, रखा हुआ है, एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इट्स डायपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मतलब यहां पर ये फील्ड है इस डायरेक्शन में और डायपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में, ऐसा, ये पी वेक्टर, मतलब यहां पर माइनस होगा, यहां पर प्लस क्यू चार्ज होगा। फाइंड फोर्स ऑन इट एंड यू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात समझ लो कि जब भी आपको दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जब भी किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा उस पर फोर्स कितना होगा, हमेशा जीरो, एक ही ऑप्शन में जीरो दिया हुआ है तो यही टिक हो गया, एक ही ऑप्शन में फोर्स जीरो है, ठीक है। दूसरी बात भी कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी, यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो u इज इक्वल टू क्या हो गई माइनस पी, और इससे कम तो आती नहीं, यही मिनिमम है, तो ये भी फिट बैठ रहा है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर, ये भी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम के अलावा 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, इसको न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते थे, ये इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। समझ लो कि यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मूवमेंट ऐसा है और इससे 45 डिग्री एंगल पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया, या तो ये समझ लो आप, या फिर ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें डायपोल जो है ये 45 डिग्री एंगल पे रखा हुआ, कोई सी भी बात हो सकती है, दोनों ही केस सही है। इट्स डायपोल मोमेंट इज इतना, डायपोल मोमेंट इज इतना 10⁻⁻29 सेंटीमीटर कूलम इनटू मीटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, अब यहां पर जैसे कुछ भी नहीं बोला है तो स्टैंडर्ड वाली बात करनी है कि पहले 90 डिग्री से घुमाया गया होगा इसको और फिर 45 डिग्री पे लाया गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमें लगाना है वो बिल्कुल सिंपल वाला, U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा ही लगाना है, स्टैंडर्ड की बात चल रही है। P कितना है 10⁻⁻29 मल्टीप्लाई बाय E कितना है 10⁻³ और cos 45 डिग्री, ऐसा तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, लेकिन मुझे 7 दिखा तो कुछ उम्मीद जागी। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, मैं यही लिख रहा हूं, ये लिख दिया मैंने 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.7, तो यहां मैं लिख सकता हूं माइनस 0.7 इंटू 10⁻, ये कितना हो गया -26, ऐसा कुछ बन रहा है सी वाला अप्रॉक्स में, तो -7 इंटू 10⁻⁻27 जूल, सी वाला ऑप्शन। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे तो अच्छा लगा, खुद को तो अच्छा लगता ही है, आप बताना कैसा लगा, कमेंट जरूर करना। और जैसे मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में कंजर्वेटिव फील्ड की, तो आप आज कमेंट करना कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में काम आता है, जरूरी भी है लेकिन प्रॉब्लम भी देता है, और वो कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। जो 11th क्लास की फर्स्ट बुक है उसमें बार बार उस फोर्स के बारे में बातें आती है, ये एक हिंट है, आप जरूर से कमेंट करना। मिलते हैं आगे और भी वीडियोस में।